कल्पना कीजिए कि आपको एक बिल्कुल खाली कमरे में ले जाया जाए। वहां न तो प्यारा आपका स्मार्टफोन हो और न कोई किताब, न संगीत, न कोई दूसरा इंसान जिससे आप बात कर सके। आपको बस उस कुर्सी पर बैठना है और केवल 15 मिनट के लिए आपको अपने विचारों के साथ अकेले रहना है। आप में से बहुत से लोग कहेंगे, अरे यह तो बहुत आसान बात है, मैं तो घंटों अपने विचारों के साथ बिता सकता हूँ। लेकिन क्या आप सचमुच ऐसा कर सकते हैं? मनोविज्ञान कहता है कि शायद नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिकों द्वारा, विशेष रूप से टिमोथी विल्सन की टीम ने 800 से अधिक लोगों पर 11 अलग अलग अध्ययनों की श्रृंखला आयोजित की। उन्होंने अलग अलग उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों को 6 से 15 मिनट के लिए एक निर्जल लैब के कमरे में अकेले रहने को कहा। लेकिन इस बार उन्होंने प्रयोग में एक अजीब मोड़ डाल दिया। कमरे में एक बटन था जिसे दबाने पर एक दर्दनाक लेकिन हानि रहित बिजली का झटका लगता था। प्रयोग शुरू होने से पहले सभी प्रतिभागियों को वह झटका दिया गया और सभी ने सर्वसम्मति से कहा कि वे इस दर्दनाक झटके से बचने के लिए पैसे भी देने को तैयार है। लेकिन जब उन्हें सिर्फ 15 मिनट के लिए अपने विचारों के साथ अकेला छोड़ा गया तो एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया के मनोवैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया। 67% मेल प्रतिभागियों और 25% फीमेल प्रतिभागियों ने केवल शांत बैठने के बजाय खुद को स्वेच्छा से बिजली का झटका देना पसंद किया। यहाँ तक कि एक प्रतिभागी ने ऐसा किया था जिसने 15 मिनटों में खुद को 190 बार बिजली का झटका दिया। इस प्रयोगात्मक आंकड़े से यह साफ होता है कि मानव मस्तिष्क सचेत रूप से बाहरी दुनिया के साथ जुड़ने के लिए इतना आदी हो चुका है कि बिना किसी प्रशिक्षण के वह अपने आंतरिक विचारों को झेलने में असमर्थ रहता है। शोधकर्ताओं ने यह तक देखा कि जब लोगों को उनके अपने घरों में जाने पहचाने माहौल में अकेले सोचने के लिए कहा गया, तभी 32% लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया और चुपके से अपने फोन या संगीत का सहारा ले लिया। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग खुद के साथ अकेले रहने में इतना डरता है। और इससे भी बड़ा सवाल, जो मुट्ठी भर लोग इस मानसिक छटपटाहट और बोरियत को पार करके एकांत को गले लगा लेते हैं, वो मनोवैज्ञानिक रूप से दूसरों से इतने आगे कैसे निकल जाते हैं? क्यों इतिहास के सबसे महान जीनियस और वैज्ञानिक अत्यधिक अकेले रहे? चलिए आज इस वीडियो में हम मनोवैज्ञानिक और न्यूरोबायोलॉजिकल रहस्य की गहराई में उतरते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें समाज के बड़े भ्रम को दूर करना होगा। अक्सर लोग अकेलेपन और एकांत को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन मनोविज्ञान की दृष्टि से ये दोनों बिल्कुल विपरीत चीजें हैं। अकेलापन एक दर्दनाक संवेगात्मक चेतावनी प्रणाली है। यह आपके दिमाग का वह अलार्म है जो तब बजता है जब आपकी सामाजिक संबंध बनाने की आवश्यकता अधूरी रह जाती है। अकेलापन आपको बीमार बनाता है, आपके भीतर खालीपन और तनाव भरता है। लेकिन एकांत एक पूरी तरह से स्वैच्छिक, सकारात्मक और रचनात्मक रूप से चुनी गई अवस्था है। एकांत का मतलब अकेले रहकर दुखी होना नहीं, बल्कि अपनी ही संगति में समृद्ध होना है। डरहाम यूनिवर्सिटी की डॉक्टर फुईवी गुयेन और रीडिंग यूनिवर्सिटी के डॉक्टर नेट्टा वेलेस्टीन ने अभूतपूर्व शोध के अनुसार एकांत का हमारे मस्तिष्क पर एक विशिष्ट संवेगात्मक शिथिलता का प्रभाव, इमोशंस डीएक्टिवेशन इफेक्ट होता है। जब आप केवल 15 मिनट के लिए पूरी तरह से शांत होकर अकेले बैठते हैं तो आपके मस्तिष्क में उच्च उत्तेजना वाली भावनाएं जैसे कि गुस्सा, तनाव, सामाजिक चिंता और यहाँ तक कि अत्यधिक उत्साह भी धीरे शांत होने लगता है। इस प्रक्रिया के दौरान शांति और विश्राम जैसी सुखद भावना तेजी से ऊपर उठती है। शारीरिक स्तर पर यह शांति आपके सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सक्रियता को कम करती है। इसका परिणाम यह होता है कि आपकी हृदय गति सामान्य हो जाती है, रक्तचाप घटता है और कोर्टिसोल जैसे हानिकारक तनाव हार्मोन का स्तर गिर जाता है। इसके समांतर आपके मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर संतुलित होने लगते हैं, जो आपके भीतर एक गहरी संवेदनात्मक स्थिरता और मानसिक मजबूती को जन्म देते हैं। सरल शब्दों में कहें तो एकांत आपके मस्तिष्क को वह पुनर्स्थापना और ऊर्जा देता है जो आज के डिजिटल शोर में पूरी तरह खो चुकी है। अब हम न्यूरोलॉजिकल रहस्य के बारे में बात करेंगे जो आपको सचमुच हैरान कर देगा। जब आप कोई बाहरी काम नहीं कर रहे होते, जैसे कि चुपचाप खिड़की से बाहर देखना या बस लेटकर सोचना, तब आपको लगता होगा कि आपका दिमाग निष्क्रिय है या सो रहा है। लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट माइकस राइचेले ने ऐसी खोज की जिसने पूरी चिकित्सा पद्धति को बदल दिया।
उन्होंने पाया कि जब हमारा दिमाग किसी विशिष्ट काम पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर देता है तो मस्तिष्क के भीतर एक बेहद शक्तिशाली न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क सक्रिय हो जाता है, जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन कहा जाता है। यह नेटवर्क मस्तिष्क के कई आपस में जुड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है, जैसे मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और एंगुलर वायरस। जब आप अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं, भविष्य के लिए योजना बनाते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं तो आपका डीएमएन नेटवर्क पूरी तरह क्षमता से सक्रिय हो जाता है। लेकिन एकांत का इस नेटवर्क से क्या संबंध है? साल 2025 में ब्रेन जर्नल प्रकाशित डॉक्टर बेन शोफ्टी ने एक क्रांतिकारी न्यूरोसर्जनल अध्ययन में रचनात्मकता में डीएमएन की सीधी भूमिका को साबित किया है। शोधकर्ताओं ने 13 मिर्गी के रोगियों को मस्तिष्क में सीधे प्रत्यारोपित इंट्राक्रैनियल इलेक्ट्रोड के माध्यम से उनके दिमाग की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया। इन मरीजों को एक विशेष कार्य दिया गया जिसे अल्टरनेटिव यूजेस टास्क कहते हैं, जो यह मापता है कि एक व्यक्ति सामान्य चीजों को कितने अनोखे उपयोग से सोच सकता है। इस जांच के परिणामों ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। जब ये नए मरीज और मौलिक विचारों की खोज कर रहे थे तो उनका डीएमएन नेटवर्क मस्तिष्क के अन्य नियंत्रण नेटवर्कों के साथ मिलकर कमाल का तालमेल दिखा रहा था। सबसे बड़ी खोज तब हुई जब शोधकर्ताओं ने प्रत्यक्ष कॉर्टिसोल उत्तेजना के माध्यम से मरीजों के डीएमएन नेटवर्कों को कुछ पलों के लिए बाधित कर दिया। जैसे ही डीएमएन को रोका गया, मरीजों के सोचने की मौलिकता और रचनात्मकता में भारी गिरावट आई। इस वैज्ञानिक खोज से यह पूरी तरह साबित होता है कि हमारे भीतर जो महान विचार, रचनात्मक समाधान या अनोखी अंतर्दृष्टि पैदा होती है, उसका सीधा संबंध हमारे डीएमएन नेटवर्क से है। और यह नेटवर्क केवल और केवल तब पूरी तरह से काम कर पाता है जब आप बाहरी दुनिया की विकर्षणों से, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन और लोगों के शोरगुल से दूर होकर पूरी तरह एकांत में होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग असाधारण रूप से बुद्धिमान होते हैं वह अक्सर भीड़ वाली पार्टियों से दूर रहना क्यों पसंद करते हैं? क्या वे घमंडी होते हैं या असामाजिक? विकासवादी मनोविज्ञान इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के पास इसका एक बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक जवाब है, जिसे सवाना थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है। इस सिद्धांत को शोधकर्ता सतोशी कनाजावा और नॉर्मन पीली ने प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा आधुनिक मस्तिष्क आज भी आनुवंशिक रूप से उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित है जो अफ्रीका के मैदानों में हमारे पूर्वजों के सामने थी। उस प्राचीन काल में इंसान लगभग 150 लोगों के छोटे छोटे कबीलों में रहता था। उस माहौल में जीवित रहने के लिए, सुरक्षा के लिए कबीले के साथ लोगों के साथ लगातार जुड़े रहना और सामाजिकरण करना अनिवार्य था। यही कारण है कि आज भी अधिकांश सामान्य बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत सारे दोस्तों से मिलना जुलना और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना सीधे तौर पर उनकी खुशी और जीवन की संतुष्टि को बढ़ाता है। लेकिन जब बात आती है अत्यधिक बुद्धिमान या उच्च आईक्यू वाले व्यक्तियों की, तो यह नियम पूरी तरह से उलट जाता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में प्रकाशित 15,000 से अधिक युवाओं का डेटा विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि अत्यधिक बुद्धिमान लोग जब अधिक सामाजिक संपर्क में आते हैं तो उनकी जीवन की संतुष्टि वास्तव में कम हो जाती है। वे पार्टियों में जाने के बाद अक्सर चिड़चिड़े या थका हुआ महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सामान्य बुद्धिमत्ता का विकास विकासवादी रूप से नई समस्याओं, इवोल्यूशनरी नोवेल प्रॉब्लम्स को स्वतंत्र रूप से हल करने के लिए हुआ था। अत्यधिक बुद्धिमान लोग प्राचीन कबीले की सुरक्षा पर निर्भर रहने के बजाय आधुनिक जटिल और स्वतंत्र परिस्थितियों के साथ बड़ी आसानी से तालमेल बिठा लेते हैं। उनके लिए रोजमर्रा की सतही बातचीत, छोटी गपशप और सामाजिक अनुष्ठान उनके लिए बौद्धिक लक्ष्यों और जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता में रुकावट बनते हैं। उनके दिमाग को सामाजिक दिखावे के बजाय गहन ज्ञान की आवश्यकता होती है और इसीलिए वे एकांत को एक रणनीतिक आवश्यकता के रूप में चुनते हैं। यहाँ तक की बात पर्यावरण और सूरज की रोशनी भी लागू होती है। मनुष्य दिन में सक्रिय रहने वाली प्रजाति है, इसलिए हमारे पूर्वजों के लिए अंधेरा हमेशा खतरे का प्रतीक रहा है। अध्ययनों से पता चलता है कि सामान्य बुद्धि के लोग मौसम और सूरज की रोशनी के बदलाव से संवेदनात्मक रूप से बहुत गहरे प्रभावित होते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोगों में यह निर्भरता काफी कम पाई जाती है। उनका दिमाग बाहरी वातावरण के संकेतों से मुक्त होकर अपने आंतरिक लक्ष्यों पर केंद्रित रहने में अधिक सक्षम होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी पहेली है जिसे आपको समझना होगा। हर तरह का अकेलापन आपको बुद्धिमान नहीं बनाता। यदि आप लगातार कमरे में अकेले बैठकर इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं या यूट्यूब पर फालतू वीडियो देख रहे हैं या फिर गूगल पर
तो आप एकांत में नहीं है, बल्कि आप अपने विचारों से भाग रहे हैं। मनोवैज्ञानिक वर्जीनिया थॉमस का शोध स्पष्ट करता है कि एकांत कोई ऐसी अवस्था नहीं है जिसे केवल चुपचाप सहन किया जाए, बल्कि यह एक सक्रिय मानसिक कौशल सॉलिट्यूड स्किल है जिसे बकायदा सीखा और विकसित किया जा सकता है। अक्सर लोग अकेले समय बिताने से इसलिए डरते हैं क्योंकि जैसे ही बाहरी दुनिया का शोर शांत होता है, उनके अंदर दबे हुए पुराने संवेग, अनसुलझे मानसिक संघर्ष और भविष्य की चिंताएं पूरी ताकत से सतह पर बाहर आ जाती है। इस बेचैनी से बचने के लिए लोग तुरंत फोन उठा लेते हैं, लेकिन डॉक्टर थॉमस इसके लिए एकीकृत संवेगात्मक नियमन, इंटीग्रेटिव इमोशंस रेजुलेशन की सलाह देते हैं। इसका मतलब है कि जब आप अकेले बैठे कोई असहज फीलिंग्स या थॉट्स आए, उससे डरने और भागने के अलावा उसका जिज्ञासा के साथ सामना करें। यह उत्पादक एकांत को अपने जीवन में उतारने के लिए आप कुछ बेहद व्यवहारिक कदम उठा सकते हैं। पहला कदम, ऐसी गतिविधियों को अपनाएं जो आप अकेले कर सकते हैं और जिनमें आपकी गहरी एकाग्रता की आवश्यकता हो, जैसे कि पेंटिंग करना, बागवानी करना, पढ़ना, अकेले प्रकृति में घूमना। यह आपकी बोरियत को रचनात्मकता में बदल देगा। दूसरा कदम, कंस्ट्रक्टिव इंट्रोस्पेक्शन का अभ्यास करें। हर दिन केवल 10 मिनट के लिए जर्नल लिखना शुरू करें। कागज पर अपने विचारों को उतारने से आपको अविश्वसनीय आत्मज्ञान और स्पष्टता मिलती है। तीसरा कदम, अपने दैनिक जीवन में सीमाओं का निर्धारण करें। अपने प्रियजनों और परिवार से बात करके हर दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट का समय पूरी तरह से अपने लिए सुरक्षित रखें, जहां कोई आपको परेशान न करे। यह समय आपके मानसिक रिस्टार्ट बटन की तरह काम करेगा। इसके अलावा आप एक बहुत सरल 3 मिनट की ध्यान तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें बस सीधा बैठना है, गहरी और धीमी सांस लेनी है, अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की गति पर केंद्रित करें। जैसे ही आप मन भटकने लगे, बिना किसी नाराजगी के धीरे से अपने ध्यान को वापस सांस पर ले आए। यह छोटी सी कसरत आपके दिमाग की अटेंशन मसल्स को मजबूत करती है और आपको खुद शांति से बैठना सिखाती है। लेकिन ध्यान रहे, एकांत का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप दुनिया से पूरी तरह कट जाए या समाज से नफरत करने लगे। डैनियल्स और उनके सहयोगियों द्वारा महत्वपूर्ण शोध से पता चला है जब कोई व्यक्ति अपने जागने के समय का 75% से अधिक भाग अकेले बिताने लगता है तो गंभीर अकेलेपन और अवसाद की भावनाएं उस पर हावी हो सकती है। इसलिए बुद्धिमत्ता का रहस्य एकांत और सामाजिक जीवन के बीच एक सुंदर चक्र बनाने में है। आप समाज में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जीवन के अनुभव बटोरते हैं और फिर अपने एकांत को वापस आकर उन अनुभवों को प्रोसेस करते हैं और उनसे ज्ञान हासिल करते हैं। यह आपकी मानसिक ऊर्जा को तंत्र और संतुलित रखता है। जब आप दोबारा समाज में जाए तो अधिक सहानुभूति, ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ लोगों से जुड़ सके। दार्शनिक अल्बर्ट कामू ने एक बार लिखा था, दुनिया को गहराई से समझने के लिए कभी-कभी हमें उससे दूर जाना पड़ता है। तो अगली बार जब आप खुद को एक शांत कमरे में अकेले पाए तो घबरा कर या बोर होकर फोन की तरफ मत झपकिएगा। कुछ पल ठहरिए, एक गहरी सांस लीजिए और उस सन्नाटे को महसूस कीजिए, क्योंकि वही सन्नाटा मानसिक प्रयोगशाला है जहां आपका दिमाग परिपक्व हो रहा है। आपकी रचनात्मकता नई उड़ान ले रही है। आप पहले से कई अधिक समझदार और बुद्धिमान बन रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक अपने आंतरिक एकांत का सम्मान करें और खुद को समझदार बनाते रहें। धन्यवाद।